Assalamualaikum. Welcome to Universal E-Learning. Students, I am your chemistry teacher बिलाल गफूर वारसी। जैसा कि आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हमने लास्ट टाइम जो आर्टिकल स्टार्ट पढ़ा था वो था कंबस्शन एनालिसिस। उसमें हमने क्या किया था, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए जो परसेंटेज हमने फाइंड करते हैं, परसेंटेज कैसे फाइंड की जाती है, उसके कुछ हमने फार्मूलाज पढ़े थे। आज हमने उन फार्मूलाज को अप्लाई करने के लिए एक न्यूमेरिकल देखना है। उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट हमारे सामने है और जो रूल्स हमने पीछे एम्पिरिकल फार्मूला के पढ़े थे उन रूल्स को हमने यहाँ पे अप्लाई करके एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। हमारे पास इस चैप्टर की एग्जाम्पल 4 में स्टेटमेंट क्या है, अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन was subjected to combustion analysis. 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ये हमें कंपाउंड का मैस दिया हुआ है। कंबस्शन एनालिसिस हो रहा है और उसमें कंपाउंड का मैस हमारे पास है 0.5439 ग्राम, और उससे हमारे पास CO2 का जो मैस आ रहा है वो है हमारे पास 1.039 ग्राम, और वाटर का मैस हमारे पास है 0.6369 ग्राम। और हमने करना क्या है इस न्यूमेरिकल में, हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। एम्पिरिकल फार्मूला, तो अगर आपको याद हो हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने एम्पिरिकल फार्मूला के 4 स्टेप्स पढ़े थे। उन स्टेप को 1 बाय 1 देखा था हमने। सबसे पहले परसेंटेज निकाली जाती है, एलिमेंट्स की परसेंटेज फाइंड की जाती है। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, हर एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करने जा रहे हैं। तो लास्ट वाला जो लेक्चर था जिसमें हमने कंबस्शन एनालिसिस पढ़ा था, उसमें हमने 3 फार्मूलाज पढ़े थे। कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अब हमें चूंकि डेटे में क्या दिया हुआ है, कंपाउंड का मैस दिया हुआ है, CO2 का मैस दिया हुआ है और वाटर का मैस दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे कार्बन की परसेंटेज निकालने का, वो हमारे पास फार्मूला है परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मैस ऑफ CO2 ओवर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 12/44 मल्टीप्लाई 100। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए। तो CO2 का मैस हमें गिवन है 1.093 ग्राम, कंपाउंड का मैस 0.5439 ग्राम, 12/44 मल्टीप्लाई 100, और उसके रिजल्ट में हमारे पास इसका आंसर आ गया 52.098। उसके बाद हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है मैस ऑफ H2O ओवर मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 2.016 ओवर 18 मल्टीप्लाई 100। तो चूंकि हमें गिवन है वाटर का मैस, वो यहाँ पे पुट कर देंगे, कंपाउंड का मैस भी हमें गिवन है, वो भी यहाँ पे पुट कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2.016 ओवर 18 के साथ और 100 के साथ। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी 13.11 ग्राम। तो उसके बाद हाँ, ऑक्सीजन की परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड होगी, ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा हुआ फार्मूला 100 में से कार्बन की और हाइड्रोजन दोनों की परसेंटेज को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 लिखा हमने, कार्बन की परसेंटेज हमारे पास आई थी 52.098, वो हमने यहाँ पे पुट की, और हाइड्रोजन की परसेंटेज हमारे पास थी 13.11, उसको पुट किया, तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज आ रहेगी 34.79। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम हमने फाइंड करने, नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज बाय मैस। जिस भी एलिमेंट के हमने ग्राम एटम फाइंड करने हैं, उस एलिमेंट की परसेंटेज बाय मैस ले लेंगे और उसको उसके एटॉमिक मैस से डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में मैंने कार्बन की परसेंटेज बाय मैस लिखी है, जो कि कितनी है 52.098, और नोमिनेटर में कार्बन का एटॉमिक मैस आ जाएगा, जो कि कितना है 12। डिवाइड किया, हमारे पास इसके ग्राम एटम आ गए 4.34। उसके बाद हाइड्रोजन के ग्राम एटम निकालने हैं,
तो यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन के परसेंटेज बाय मैस को डिवाइड कर दिया है हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस के साथ। जैसा कि आपको पता है इसका हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक मैस होता है 1.008। उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आ रहेगा, इसके ग्राम एटम आ गए 13.01। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन के ग्राम एटम निकालने हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की परसेंटेज बाय मैस ले लेंगे जो कि हमारे पास थी 34.79 और इसको डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस के साथ जो कि कितना होता है 16। उसके रिजल्ट में हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.17। तो ये सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, ग्राम एटम को फाइंड किया। थर्ड स्टेप आपको पता है पी के फार्मूला फाइंड करने का होता है एटॉमिक रेशो। तो थर्ड स्टेप में हम एटॉमिक रेशो को फाइंड करेंगे। एटॉमिक रेशो फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, एटॉमिक रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट के ग्राम एटम को लोवेस्ट ग्राम एटम से डिवाइड कर देते हैं। अब ये लोवेस्ट ग्राम एटम क्या है, अगर हम देखें तो हमारे पास कार्बन के ग्राम एटम आए 4.34, हाइड्रोजन के ग्राम एटम आए 13.01, ऑक्सीजन के ग्राम एटम आए 2.17। तो सबसे लोवेस्ट ग्राम एटम किसके हुए, ऑक्सीजन के। तो जब हमने एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है तो तीनों की एटॉमिक रेशो फाइंड करते हुए हम क्या करेंगे, लोवेस्ट ग्राम एटम से डिवाइड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन, उसके लिए फार्मूला लगाया ग्राम एटम ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय लोवेस्ट ग्राम एटम। तो कार्बन की एटॉमिक रेशो निकालने के लिए ग्राम एटम कार्बन के 4.34 कार्बन के ग्राम एटम, उसको डिवाइड कर दिया लोवेस्ट ग्राम एटम के साथ जो कि कितने थे 2.17। आंसर हमारे पास आ गया 2। हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशो निकालनी है, हाइड्रोजन के ग्राम एटम हमारे पास आए थे 13.01, उसको डिवाइड कर दिया लोवेस्ट ग्राम एटम के साथ जो कि थे 2.17। तो हमारे पास आंसर आ गया 6। ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशो निकालनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के ग्राम एटम आए थे 2.17, उसको लोवेस्ट ग्राम एटम जो कि ऑक्सीजन के ही हैं उसके साथ हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया 1। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक रेशो आई है वो होल नंबर में आ रही है। कार्बन की एटॉमिक रेशो 2 है, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेशो 6 है और ऑक्सीजन की एटॉमिक रेशो 1 है। तो ये एटॉमिक रेशो को देखते हुए हमारे पास इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाता है, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 1। तो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या बना कंपाउंड का, C2H6O। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में परसेंटेज फाइंड की, सेकंड स्टेप में ग्राम एटम फाइंड किए, थर्ड स्टेप में एटॉमिक रेशो फाइंड की। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास एटॉमिक रेशो किस में आ गई है, होल नंबर में आ गई है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एटॉमिक रेशो को होल नंबर में आ गई है इसलिए ये हमें एम्पिरिकल फार्मूला बताएगी। अगर ये एटॉमिक रेशो होल नंबर में ना आती फिर हमें क्या करना पड़ना था, इसको सूटेबल नंबर से डिवाइड करना पड़ना था। तो ये 4 स्टेप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के होते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के दरमियान एक्चुअल रेशो को शो करता है। तो डेफिनेशन इसकी देखते हैं, अ फार्मूला विच शो एक्चुअल होल नंबर रेशो बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट मौजूद हैं उनके एटम जो मौजूद हैं उनके दरमियान जो एक्चुअल रेशो होती है, जो एक्चुअल होल नंबर रेशो होती है, उसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं इस डेफिनेशन को। एग्जाम्पल है हमारे पास ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फार्मूला हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो उसका फार्मूला C6H12O6। ग्लूकोज C6H12O6। यहाँ पे अगर हम देखें कार्बन 3 एलिमेंट मौजूद हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसमें अगर हम देखें कार्बन के कितने एटम हैं 6, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं 12, ऑक्सीजन के 6। ये इसकी एक्चुअल रेशो है।
एचुअल होल नंबर रेशो, होल नंबर रेशो। अब देख लेते हैं इस एचुअल होल नंबर रेशो से फार्मूला क्या बनता है। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ये हमारे पास क्या आ गया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि ये एचुअल होल नंबर रेशो से आ रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड के फार्मूलाज निकाले जा सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान रिलेशन को देख सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन molecular formula and empirical formula। रिलेशन क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू molecular formula is equal to n into empirical formula। empirical formula। अब अगर यहां पे हम देखें n क्या है, n इंटीजर है, where n is integer। तो ये फार्मूला मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान रिलेशन को शो करता है। इस फार्मूले को हम एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको देखना है बेंजीन के लिए। बेंजीन, तो बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है बेंजीन का CH। उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए, तो वो होता है 6। हमारे पास इसका फार्मूला बन गया C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, फार्मूला ऑफ बेंजीन। यहाँ भी अब हम देखें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, उनके लिए n की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आ जाती होती है, दोज कंपाउंड्स which have same empirical and molecular formula have value of n is unity। compounds having same empirical and molecular formula, empirical and molecular formula value of n is unity। अब यहां पे ये क्वेश्चन है कि हम n की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में
molecular formula mass divided by empirical formula mass. Empirical formula mass. इस फार्मूले से हम n की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इस हमने क्या देखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के दरमियान, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान एक्चुअल रेशियो से जो फार्मूला होता है उसे हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और दूसरा हमने क्या देखा, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के दरमियान रिलेशन क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये एम्पिरिकल फार्मूला का मल्टीपल होता है। यानी एम्पिरिकल फार्मूला को किसी ना किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके रिजल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। n यहाँ पे क्या है, n इंटीजर है। फिर हमने एग्जाम्पल के साथ देखा इस रिलेशनशिप को, और एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है उनके लिए n की वैल्यू कितनी होती है, यूनिटी। n की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले से n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। तो आज के लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल को देखा कि किस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए 4 स्टेप देखे थे। और दूसरा इस आज के लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।